हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं डॉक्टर डी कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीए ने नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया है। जैसा कि पता है आप लोग को कि संडे यानी 3 मई को एग्ज़ाम संपन्न हुआ। सारे बच्चे एग्ज़ाम दे के चले आए। जिसको जैसा एग्ज़ाम देना था, किसी ने बहुत अच्छा किया, किसी ने बहुत बुरा भी किया। खैर जो भी हो, एग्ज़ाम तो संपन्न हो गया। आज मैं आपको इस एनालिसिस को लेकर आया हूँ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए। बस आज मैं चर्चा इसी पर होगा, किस टॉपिक से। क्योंकि हमको बायोलॉजी में कितना पढ़ना है, टोटल 32 चैप्टर पढ़ने हैं। 19 यानी 19 यानी 19 चैप्टर पढ़ना है हमको 11th बायो से, और 13 यानी 13 चैप्टर हमको पढ़ना है 12th से। सब मिला के 32 चैप्टर, 32 चैप्टर्स। और ये 32 चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, आज हम इसी पर विचार करेंगे। तो चलते हैं एक एक करके। जैसा कि पता है, लिविंग वर्ल्ड से इस साल मात्र एक क्वेश्चन आया, सिर्फ एक क्वेश्चन। और वो भी था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो लिखते हैं हम लोग, किसी भी लिविंग बींग्स का जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, जैसा कि सबको पता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 नेम होता है। फर्स्ट नेम इज द जेनेरिक नेम एंड सेकेंड नेम इज द स्पेसिफिक एपिथेट। उसी से क्वेश्चन आया था, सिर्फ एक क्वेश्चन आया। अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, जिसका बहुत वेटेज होता था, जिसमें 3 किंगडम हम लोग पढ़ते हैं, फंजाई किंगडम, उसके बाद प्रोटिस्टा किंगडम, मोनेरा किंगडम। बट इस साल इस चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया। वो भी पूछा गया आर.एच. व्हिटाकर का जो क्लासिफिकेशन 1969 में दिया गया था, उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद अगर हम बात करें प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम से भी मात्र एक क्वेश्चन था, और खास करके जिम्नोस्पर्म से एक क्वेश्चन आया था। और वो क्वेश्चन था कि which of the following plant shows the naked seed। मतलब नीचे दिए गए में से कौन ऐसे प्लांट हैं जिसमें नैकेड सीड होते हैं, यानी वहां पर ओव्यूल तो है, सीड बना, बट वहां पर नैकेड है, क्योंकि वहां फूल नहीं होते, जैसा कि आपको पढ़ाए थे। तो उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको बस एक ऑप्शन मारना था। उस ऑप्शन में 4 प्लांट का नाम दिया हुआ था। एक था ब्रायोफाइटा का प्लांट, एक था ट्रेडोफाइटा का प्लांट, है ना, सिलेजिनेला था, इस सब तरह से था। उसमें आपको चूज करना था एक। तो इससे मात्र प्लांट किंगडम से एक क्वेश्चन आया। एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चन पूछा। प्यारे, एक बात है, अभी विगत 2 या 3 साल से जो क्वेश्चन नीट में आ रहा है, बायोलॉजी का क्वेश्चन खास करके मैं बात करता हूं, कि जो परिपाटी थी पहले कि असर्शन रीजन ज्यादा था, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, स्टेटमेंट 1 और 2 दे दिया था। देखिए वो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था, उसमें टाइम बचता था। फिर अगर मैचिंग की बात करें तो मैचिंग में भी ठीक ठाक है, मैचिंग में भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ है बच्चों को, क्वेश्चन सब आसान है, सारा का सारा एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन आसान है। लेकिन दिक्कत कहाँ है, दिक्कत यहाँ है कि बच्चों को वो लेंदी लेंदी लाइन पढ़ना पड़ता है, पूरा पढ़ना पड़ता है, और उसमें खोज खोज के उसको मारना पड़ता है। टाइम टेकिंग है। लेकिन चलो, अगर टाइम टेकिंग है, अगर टाइम ले रहा है कोई सवाल, तो सबके लिए है। सारे विद्यार्थी जो जितने भी इंडिया में 23 से 24 लाख 25 लाख बच्चे बैठते हैं नीट के एग्जाम में, वो तो सबके लिए फैक्टर है कि भाई क्वेश्चन लेंदी है तो उसके लिए भी है, क्वेश्चन छोटा है तो इसके लिए भी है। तो ये कोई मायने नहीं रखता। बट जहां तक बात था सवाल का कि भाई क्वेश्चन आपका फिजिक्स क्यों छूट गया, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम पूरा नहीं पढ़ पाए, मेरा इतना क्वेश्चन फिजिक्स में और बनता। तो कहीं ना कहीं टाइम प्रॉब्लम था। बहुत पहले ऐसा नहीं होता था, 3-4 साल पहले ऐसा नहीं होता था। लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ पाते थे, अच्छे से क्वेश्चन बनाते थे, ठीक है। लेकिन 2-3 साल से देखा गया कि बायो के क्वेश्चन में, खास करके पिछले साल और इस साल, देखा गया इतना टाइम लगता है क्वेश्चन को पढ़ने में। क्यों नहीं बनाएगा बच्चे, बच्चे पढ़ के गया है, उसको सब लाइन याद है, तो कैसे उसको छोड़ देगा। डेफिनेट क्वेश्चन है कि मुझे आ रहा है 90 में 89 आ रहा है, 88 आ रहा है, कैसे, क्यों नहीं बनाएगा। आगे क्या होगा फिजिक्स में कौन दिखाया है। तो बनाना तो है ही, इसी लोग आराम से बनाते रहता। हाँ, थोड़ा उसको स्पीड अप करना है, कंपटीशन निकालना है, तो भैया स्पीड अप तो करना है, बनाने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लेंदी क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछा जा रहा है। खैर चलिए, तो एनिमल किंगडम से क्वेश्चन पूछा गया, 4 क्वेश्चन।
और सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर बात करें तो वहां से 4 क्वेश्चन आया। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो वहां से 2 क्वेश्चन आया। एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन था और एक बुली फॉर्म सेल्स वाला था कि लीफ में बुली फॉर्म सेल्स का क्या काम होता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जैसा कि आपको मैंने बताया था, रेसिमोस से एक क्वेश्चन था। रेसिमोस जो इनफ्लोरेसेंस होता है उसका क्या खासियत था, तो बस छोटा सा आपके एनसीईआरटी में दिया, रेसिमोस और सैमोस में क्या अंतर है। तो रेसिमोस सैमोस में जैसा कि हम ट्रिक से आपको बताए थे, भात दाल चोखा या फिर बीडीसी सैमोस में, और उससे उससे अंतर करके आप रेसिमोस का तुरंत आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद प्लासेंटेशन से क्वेश्चन आया था, मार्जिनल, ठीक है बड़ा, और इसमें इसमें था मैचिंग टाइप। तो मैचिंग टाइप में बस जिसको मिल गया मार्जिनल की पी में है, मटर में, तो बस उसमें एक ही ऑप्शन था और ये बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाता आपके। तो ये तो वो भी था, मैचिंग वाला भी क्वेश्चन था। और एक जो फैमिली वाला जो क्वेश्चन आया, फैमिली वाला क्वेश्चन सोलेनेसी, तो एनटीए जो अपना सिलेबस बनाया है ना, नीट का सिलेबस, कहीं ना कहीं बहुत जगह दिमाग बच्चे का खराब करके रख दिया है। क्या भाई, तो एनसीईआरटी ने दिया सिर्फ, अभी आप नया एनसीईआरटी देखिएगा ना तो उसमें सिर्फ एक ही फैमिली पढ़ना है, सोलेनेसी, तो दे दिया सोलेनेसी। लेकिन एनटीए ने क्या कहा कि सोलेनेसी हम नहीं रखे हुए हैं, हम क्या रखे हुए हैं, लेगुमिनोसी यानी फाबेसी रखे हुए हैं। हम क्या रखे हुए हैं, तो पोएसी यानी ग्रेमनी, एस्टेरेसी जिसको आप कंपोजिटी कहते हो, हम ये सब रखे हुए हैं, मालवेसी रखे हुए हैं। तो भाई क्वेश्चन तो वहां से आना चाहिए था, आपने क्वेश्चन डाल दिया सोलेनेसी से। बड़ा आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, बनाने वाले ने बनाया, लेकिन कुछ बच्चों ने सोचा कि मैं सोलेनेसी क्यों पढ़ के जाऊं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बट एनटीए में नहीं दिया हुआ, एनटीए ने उसको नहीं लिया सोलेनेसी का। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, वहां कहीं कहीं कंफ्यूजन था, दे दिया, चलो कोई बात नहीं। तो सोलेनेसी से क्वेश्चन था, अब बड़ा इजी था, बनने लायक था, तो बना था। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, यहां से 2 क्वेश्चन, सिर्फ दोनों क्वेश्चन कहां से था, तो दोनों क्वेश्चन फ्रॉग से ही था, दोनों क्वेश्चन फ्रॉग से ही था। एक था कि मेल और फीमेल कॉकरोच को अगर हम अलग करेंगे तो मेल में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो फीमेल से, सॉरी कॉकरोच नहीं, सॉरी फ्रॉग, मेल फ्रॉग को अगर हम फीमेल फ्रॉग से अलग अलग करें तो उसमें क्या क्या मेल फ्रॉग में है जो फीमेल फ्रॉग से अलग कर देता है, एक क्वेश्चन था वो। तो दोनों क्वेश्चन फ्रॉग से ही था। आगे चलते, द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इससे क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन था। राइबोसोम वाला कि मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल कौन है, वहां वाला था, वो बना था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। एक था न्यूक्लियोलस का क्या काम है, जैसे राइबोसोमल आरएनए बनाना, वो भी बड़ा क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एकदम बन जाता। तो इस तरीके से वहां पर था। और एक था फॉस्फोलिपिड पर बेस्ड यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में था, आरबीसी से संबंधित, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स से इस बार 5 क्वेश्चन दिया है। ऐसा बहुत कम ही बार मिलेगा कि बायोमोलिक्यूल से, कभी कभी ऐसा आता है कि बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूरा ठास ठास के दे देता है। इस बार 5 क्वेश्चन दिया। मैं तो बार बार बोलता हूं कि सारा क्वेश्चन बनने लायक, सब लोग बनाया, जम के बनाया, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन सब एनसीईआरटी से है और मतलब आसान ही कहिए, बस वही था, लेंदी था और कोई दिक्कत नहीं था। बट बायोमोलिक्यूल से 5 क्वेश्चन, एंजाइम से था, एंजाइम के क्लासिफिकेशन था, जिसका एग्जांपल था लाइजेस, ठीक है ना, ठीक है, वहां पर एक्स वाई था, वो हटेगा, डबल बॉन्ड बनेगा सी और सी के बीच में, एक क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट उठाया गया। उसके बाद एक एंजाइम से था कि दुनिया में जितने भी एंजाइम होते हैं लगभग वो प्रोटीन के बने होते हैं, उसी पर था, कुछ एक चूज करना था कि क्या गलत सही है, वो वहां पर था। बायोमोलिक्यूल से लिपिड वाला क्वेश्चन था एक। उसके बाद था एमाइनो एसिड पर क्वेश्चन कि अमाइनो एसिड के बारे में बताइए, अमाइनो एसिड क्या है, उस पर एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से बायोमोलिक्यूल से जो भी क्वेश्चन था सब बिल्कुल पीजी, सब आसान क्वेश्चन। चलते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में, इससे कितने क्वेश्चन बार आए, 3 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए। उसमें C4 साइकिल वाला क्वेश्चन था एक, है ना, वो बना था, एक क्वेश्चन बना था आपको कि अगर एक ग्लूकोज बनाएंगे, अगर C3 साइकिल में अगर एक ग्लूकोज बनता है तो उसमें टोटल कितने NADPH लगते हैं और टोटल कितने ATP खर्च होते हैं। तो सबको पता है कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 6 साइकिल करना पड़ता है, केल्विन साइकिल, और एक साइकिल में एक ही CO2 फिक्स होता है, और एक C3 साइकिल में 3 ATP और 2
NADPH यूज होता है। तो इस प्रकार से अगर हम 6 कार्बन को अगर हम फिक्स करें तो हमारे पास क्या चाहिए, 6 केल्विन साइकिल, और 6 केल्विन साइकिल में 18 ATP और 12 NADPH। तो ये तो सब पता था, है ना, तो सब बनाया, फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर था ना। चलिए वो वाला था, एक था वही क्रैंज एनाटोमी वाला, किसमें क्या है, C3 प्लांट लाइक दैट, वो सब पूछा था, किसमें फोटो डिस्पायरेशन नहीं होता है, वो आपको चूज करना था उसमें। तो इस प्रकार से रिस्पायरेशन इन प्लांट में 2 क्वेश्चन था, एक था मैचिंग करने वाला था, है ना, और एक क्वेश्चन था आपका RQ से डायरेक्ट, जो NCERT के जो लास्ट पेज में दिया हुआ है, ट्राइपाल्मिटिन जो दिया हुआ है, जो फैट है, जिसका RQ निकालिएगा। तो CO2 रिलीज्ड बाय नंबर ऑफ O2 यूज्ड, तो 102 CO2 है और 145 CO2 145 O2 यूज होता है। तो 102 बट्टा 145 करते हैं तो कितना 0.7 के करीब आता है। तो उसी में मानना था कि 0.5 और 0.95 के बीच में इसका आंसर होगा। तो वो वाला क्वेश्चन आया था रिस्पायरेशन प्लांट से। तो ये 2 क्वेश्चन था उसमें रिस्पायरेशन प्लांट चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो अल्टरनेट करके आता, अगर ये साल आया तो अगले साल नहीं आएगा, लेकिन वो लगभग फिक्स है कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से प्लास्टिसिटी, हर साल जब भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो ये जरूर बोलता हूँ कि भाई प्लास्टिसिटी जरूर पढ़ के जाना, प्लास्टिसिटी जरूर पढ़ के जाना कि इन्वायरमेंट में जो चेंज आता है, डिफरेंट इन्वायरमेंट में या लाइफ के डिफरेंट फेज में प्लांट अपने अंदर क्या क्या रिस्पॉन्स दिखाता है, डिफरेंट प्रकार के रिस्पॉन्स दिखाते हैं। तो वही सब था प्लास्टिसिटी। उस पर पूछता है, जैसे मान लो आपका जो एग्जांपल था बटर कप के एग्जांपल दिए रहता है कि अगर पानी, बटर कप का प्लांट अगर पानी में है तो उसका लीफ कैसा होगा और एयर में तो कैसा लीफ होगा। देखो यानी एनवायरनमेंट बदल गए तो इसमें जो था रिस्पॉन्स जो था कैसा डेवलपमेंट होगा, लीफ कैसा बनेगा, उसमें अंतर आ गया था, ठीक है। तो उससे भी एक क्वेश्चन था। तो चलिए, तो इस प्रकार से प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से एक क्वेश्चन था, एक हार्मोन का मैचिंग करना था, जिब्रेलिक एसिड का मैचिंग करना था, काइनेटिन यानी साइटोकाइनिन के बारे में मैचिंग करना था, ठीक है। ऑक्सीजन जिसका आप 2,4-D जिसे आप लोग को सिखाए थे, वो 2,4-D क्या है, हर्बिसाइड है, ऑक्सीजन का एक टाइप है जो सिंथेटिक टाइप है, वो हर्बिसाइड के रूप में यूज करते हैं। वो वाला क्वेश्चन था मैचिंग करना। सब तो आपका NCERT था, तो बल्ले बल्ले था, आपने बनाया। तो इससे 3 क्वेश्चन था। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। इससे क्या हुआ, ये यानी रिस्पायरेटरी, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, इससे 3 क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन तो हर साल फिक्स है, जो हर साल मैं क्लास में बोलता हूँ, फिक्स है, आना ही है। जैसे उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंग वॉल्यूम एंड द पल्मोनरी कैपेसिटीज। ये जैसे टाइडल वॉल्यूम क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, लाइक दैट। ये जितने भी टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, इंस्पायरेटरी टोटल, तो उस पर भी एक क्वेश्चन था, वो बताया जाता है। और एक था आपका वही कि जो रिस्पायरेशन के जो 5 फेज होते हैं, कैसे कैसे पहले आप वेंटिलेट करते हो, तब गैसेस एक्सचेंज होता है, तब ब्लड उसको तब उसको ट्रांसपोर्ट करता है, फिर जाता है टिश्यू के पास, वहाँ एक्सचेंज होता है, फिर सेल के पास जाता है, तो सेल उसका यूज करता है, लाइक दैट। उससे एक क्वेश्चन पूछा था। तो इस तरीके से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। और इसमें एक क्वेश्चन और भी था कि एक था मैचिंग टाइप कि जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है उसमें कहाँ पर किसके पास कौन ऑर्गेन है। जैसे मान लो अगर मोलस्का सांस लेता है गिल से, उसको क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन, ठीक है। अगर फ्रॉग की बात करते हैं, एम्फीबिया, अगर वो सांस कैसे कैसे लेता है, तो भाई उसके 3 टाइप है, पल्मोनरी भी है, क्यूटेनियस भी है और बकोफेरेंजियल भी है। तो वो मैचिंग वाला था क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन तो आप लोग को बनी गया। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की बात करें तो वहां से 2 क्वेश्चन आया था। एक था आपका वही डायरेक्ट लिम्फोसाइट वगैरह, जिसका जो काउंट आप याद करते हैं कि 6000 से 8000 टोटल ल्यूकोसाइट काउंट अकॉर्डिंग टू NCERT, सारा NCERT डेटा कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना होता है, 6000 से 8000, और उसमें सबका परसेंटेज कितना कितना होता है, न्यूट्रोफिल का परसेंटेज अगर कहा जाए तो वही 50 से 60 से 65% होता है। वो सब आपको सब याद करना था। और लिम्फोसाइट 20 से 25% था। और स्नोफिल की बात करें तो 2 से 3%, बेसोफिल की बात करें तो 0.5 से 1। तो उसी पर आधारित था कि उसमें कितने स्नोफिल होंगे और कितने लिम्फोसाइट होंगे, तो आपको परसेंटेज निकालना था, उससे बन जाता। इस प्रकार बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिब्रेशन। इसे जितना भी क्वेश्चन था लगभग क्वेश्चन सब लेंदी था, ठीक है। जैसे रास, रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ह्रास पर क्वेश्चन था। पूरा सिलसिलेवार ढंग से आपको बढ़ाना था, कैसे कैसे कहाँ कहाँ होता है। पहले ह्रास मतलब क्या, रेनिन क्यों निकला, बीपी घटा तो GFR घटा,
GFR घटा तो रेनिन निकला। रेनिन कहाँ से निकला? रेनिन कहाँ से निकला? उसको बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स से। और जब रेनिन निकल जाता है, रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 और 1 2 बदलता है। 2 क्या करता है? 2 काम करता है, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। जितने भी माना ब्लड वेसल्स है, खास करके कौन? आर्टेरियोल, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, तो बीपी वैसे से बीपी बढ़ जाता है। दूसरी बात, अलग रास्ता भी उसका है, एल्डोस्टेरोन को निकाल करके। एल्डोस्टेरोन जब निकलता है कहाँ से? वो एड्रिनल ग्लैंड से, तो वो क्या कराता है? जानते हो ना, वो जाता है कहाँ पर? डीसीटी पर, और डीसीटी से क्या कराता है? सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब करवाता है, और बीपी मैनेज, और बीपी जैसे मैनेज हो गया, जो बीपी फॉल किया, जो मैनेज हो गया, तो पुनः जीएफआर मेंटेन रहता। तो इससे भी एक क्वेश्चन आया था इससे। तो चलिए अगला है लोकोमोशन एंड मूवमेंट से। 3 क्वेश्चन था। लोकोमोशन और मूवमेंट में वही सब था कि जैसे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी रिब्स होते हैं, टोटल रिब्स, जितने भी रिब्स हैं, 12 पेयर रिब्स हैं। जो रिब्स का जो डोर्सल पार्ट होता है, जो वर्टिब्रा से सटा होता है, वर्टिब्रा से, वो क्या होता है? बाइसेफेलिक होता है। तो इस पर था, जबकि उसमें लिखा हुआ नहीं नीचे का 2 बाइसेफेलिक नहीं होता है। तो उस पर एक आधारित क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि जो एस्कल है, जो एस्कल का बोन है, एस्कल का बोन क्या होता है? वो मोनोकोंडाइलिक होता है, नो बाइकोंडाइलिक, उसमें 2 कोंडाइल होता है। तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन था लोकोमोशन एंड मूवमेंट पर, वहां से एक क्वेश्चन को टच करना था। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें, तो यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन था कि जहां पर साइनेप्स बनता है, और साइनेप्स में क्या होता है? वहां पर 2 न्यूरॉन का जंक्शन बनता है। तो उसमें एक होता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो कहता है जो रिसेप्टर्स होते हैं, जिस रिसेप्टर पर जाकर के न्यूरोट्रांसमीटर लगते हैं, जहां अटैच होते हैं, बैठते हैं, तो वो रिसेप्टर कहाँ होते हैं? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होता है कि पोस्ट साइनेप्टिक पर? उस पर क्वेश्चन था। आप जानते हो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स होते हैं, उसी रिसेप्टर पर जाकर के वो न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटाइलकोलिन हो या जो भी हो, जाके वहां बैठता है। उसके बाद जो है आगे की बातें होती है। तो उस पर एक आधारित क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था जो आपको लग रहा था कि यहाँ का भी है और यहाँ का भी, बट वो क्वेश्चन यहाँ का था। क्वेश्चन कैसे था कि जैसे ही ब्रेन सिग्नल भेजा न्यूरॉन से, तो हमारे सार्कोलेमा में गया, सार्कोलेमा पर के बाद अंदर गया, तो उसके बाद वहां से कैल्शियम निकला, फिर कैल्शियम कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो वो क्वेश्चन वहां से था, इसीलिए वो क्वेश्चन अल्टीमेटली लोकोमोशन मूवमेंट का वो चैप्टर था, क्वेश्चन आ गया था। आगे चलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में। सिर्फ एक क्वेश्चन था, सिर्फ एक क्वेश्चन, मैचिंग। उसमें आपको इस पे मैचिंग करना था कि ये हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये हार्मोन कहाँ से निकलता है, ऐसे करके था, वो आपको मैचिंग टाइप करना था। बाकी चलिए अब चलता हूँ 12 वाले पोर्शन में। ये था 11th वाले पोर्शन में। लगभग 45 क्वेश्चन हमने जो काउंट किया, 45 क्वेश्चन का लगभग था ये। 1-2 क्वेश्चन दाएं बाएं, मतलब दिमाग से हो सकता है गिनती करने में। आज जैसा कि मैंने गिनती किया, लेट सेट मैंने गिनती किया, तो प्यारे, तो एक हाथ क्वेश्चन का जो दाएं बाएं हो जाए, बट ये मेरा आकलन था कि 45 क्वेश्चन 11th थे और 45 क्वेश्चन 12 थे। जबकि 12 में मात्र 13 चैप्टर है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा 12 में थोड़ा कम होना चाहिए था, और वहां पर ऐसा लेकिन नहीं किया। इस बार किया, लगभग इक्वल कर दिया, लगभग इक्वल, 45-45। एक हाथ क्वेश्चन जो है थोड़ा दे, लेकिन मैंने जैसा गौर किया वो इक्वल है। अब चलिए इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, इससे 3 क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जैसे मान लो एक क्वेश्चन था कि नीचे दिए गए में से किस टाइप के पॉलिनेशन में जेनेटिकली डिफरेंट पॉलिनेशन आते हैं स्टिग्मा पर? तो बड़ा आसान था ये तो। आप जानते हो कि पॉलिनेशन 3 प्रकार के होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन था, जिटोनोगेमी, ऑटोगेमी, उसके बाद जेनोगेमी, और एक लास्ट एक उसमें और एंट्री मार दिया, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी इज नॉट ए टाइप ऑफ पॉलिनेशन, रादर इट इज टाइप ऑफ प्लांट, ये फ्लावर, जो बंद फ्लावर होते हैं उसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। तो वो तो पहले आप छाट दीजिए। 3 टाइप में आ गया, ऑटो, जिटोनो और जेनो। अब देखिए ऑटो में एक ही फूल में हो जाता है, जिटोनो में एक ही प्लांट के 2 फूलों के बीच होता है। तो एक ही प्लांट का दोनों फूल का तो जीन सेम होता है, और एक ही फूल में जीन तो सेम होगा। इसमें क्या होता है, ऑटो और जिटोनो में क्या होता है, जो भी पोलन ग्रेन गिरते हैं स्टिग्मा पर, वो क्या होते हैं, जेनेटिकली सेम होते हैं। इसका मतलब जेनोगेमी में क्या होता है, 2 अलग अलग प्लांट, एक ही स्पेसीज के 2 अलग अलग प्लांट के फूलों के बीच में होता है। तो ऑफकोर्स 2 अलग अलग प्लांट है, तो जीन अलग अलग हो गया, तो इसलिए आंसर क्या होगा, जेनोगेमी। तो एक उससे था। एक था कि जैसे मान लिया जाए कि नीचे दिए गए में से किसमें ट्रिपल वाइड है, ट्रिपल वाइड, तो आंसर आपको डायरेक्ट बढ़ना था पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल।
जो ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है ना, सेंट्रल सेल इज कन्वर्टेड इनटू द पीईसी, और पीईसी के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, वो आपको मानना था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो इस तरह के क्वेश्चन थे। तो उसके बाद आपको ले चलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो 3 सवाल था। एक वही था कि सेकेंडरी oocyte कह दो या ह्यूमन गैमेट ओवम कह दो, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बाहर से अंदर की तरफ आपको बोलना था। बाहर से कोरोना रेडिएटा है, उसके बाद आपको आ गया जूना पेलुसिडा, देन द पेरीवाइटिलाइन स्पेस एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। तो उसको आपको सिलसिलेवार ढंग से उसको अरेंज करके मानना था। एक क्वेश्चन था स्पर्मेटोगोनिया की बात करते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर में जर्म सेल से यानी स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्मेटोजोआ तक का जो सफर चलता है 4 फेज में, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड द लास्ट होता है डिफरेंशिएशन या स्पर्मियोजेनेसिस, उस पर सवाल था। उसको आपको अरेंज करना था, उसके पर सवाल था। तो इस प्रकार से ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, उसमें अगर देखा जाए तो उसमें 3 सवाल इस साल था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 सवाल था। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से चलते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बस एक था वही मैचिंग करने वाला, क्या मतलब वो कॉपर रिलीजिंग डिवाइस, ये उसके बाद प्रोजेस्टा सर्ट इस करके था, उसको आपको मिलाना था। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। उसके बाद आपको करना प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, 7 क्वेश्चंस, 7। इस बार मोलिकुलर बेसिस पर हावी हो गया ये। पिछले साल ये हावी था, इस साल ये हावी हो गया। 7 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस इसमें था। खास करके शुरुआत किया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वहां से क्वेश्चन था। ग्रास होपर से क्वेश्चन शुरुआत किया था कि X0 और XX टाइप। तो ग्रास होपर मेल में चूंकि X0 होता है मेल, XX फीमेल, तो मेल में एक तो कमी होगा ना, और फीमेल में एक ज्यादा होगा, तो वहां से क्वेश्चन था। उसके बाद एक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहाँ मिलता है। उसके बाद एबीओ में क्या होता है, को डोमिनेंस, इस टाइप से था। फिनाइलकीटोनुरिया में क्या दिखता है, तो प्लियोट्रॉपी, इस तरीके से था। और एक क्वेश्चन जो था वो कहा जाए तो एक का लैंग्वेज चेंज कर दिया, बट क्वेश्चन दोनों सेम था। दोनों क्वेश्चन था सिकल सेल एनीमिया से, सिकल सेल एनीमिया से था। एक डायरेक्ट क्वेश्चन था कि सिकल सेल एनीमिया जो होता है, जैसा कि जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन होता है, जो प्रोटीन, उसमें क्या होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो जो सिकल सेल एनीमिया होता है क्यों होता है, तो उसमें होता है बीटा जो चेन होता है उसके छठा पोजीशन पर जो ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था वो नहीं आया, उसके बदला वैलिन आ गया। क्यों, ये होता पॉइंट म्यूटेशन, एक खास जगह म्यूटेशन हो गया, एक कोडोन चेंज हो गया, एक कोडोन चेंज हो गया। होना चाहिए था जीएजी, अगर जीएजी आता तो होता ग्लूटामिक एसिड, बट उसके बदला आ गया जीयूजी, और जीयूजी आएगा तो क्या होगा, उस जगह वैलिन। जीयूजी क्या होगा, वैलिन, तो वैलिन आ गया, जिसके कारण क्या हुआ, उसकी क्वालिटी बिगड़ गई है ना। सो सिकल सेल एनीमिया इज द क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है हेमोग्लोबिन का, और थैलेसीमिया क्या है, क्वांटिटेटिव। ओके, तो वहां से आया था तो दोनों क्वेश्चन, तो सिकल सेल एनीमिया से दोनों क्वेश्चन आया। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन से था ही, और एक मैचिंग टाइप था ही। इस तरीके से कहा जाए तो यहाँ से 7 क्वेश्चन था। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 7 क्वेश्चन था। आगे चलते हैं मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर, इससे 4 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था आपका जीन एक्सप्रेशन से संबंधित, यानी उसमें बोला गया था कि ट्रांसक्रिप्शन जो है, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है जिसको आप सिस्ट्रॉन कहते हैं, जिसके 3 पार्ट होते हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। तो उसके डेफिनेशन के सेंस में कौन कहाँ बैठने देता है, जैसे आप जानते हो कि प्रोमोटर कहाँ होता है। प्रोमोटर जैसा कि डीएनए में 2 स्टैंड होते हैं, एक स्टैंड जो 3 से 5 उसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट, या उसका नाम है नन कोडिंग, या नाम है एंटीसेंस, और जो 5 से 3 है उसका नाम है कोडिंग स्टैंड या सेंस स्टैंड या नॉन टेम्पलेट। तो उसके सेंस में अगर सोचिएगा तो प्रोमोटर कहाँ होता है, प्रोमोटर होता है 3 प्राइम इंड ऑफ स्ट्रक्चरल बोलोजिन या 3 प्राइम इंड ऑफ द टेम्पलेट, और नॉन टेम्पलेट या कोडिंग का 5 प्राइम इंड पर क्या है, प्रोमोटर, और टर्मिनेटर ठीक ऑपोजिट है। तो उस पर यह क्वेश्चन था, उसको आपको बनाना था। उसके बाद मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में और सवाल कहाँ से था, ठीक है, वो दिमाग से ये हो रहा है। तो इस पर हमने जो जोड़े तो 4 क्वेश्चन था, यहां से 4 क्वेश्चन था।
उसके बाद आप चलते हैं आपको लिए इवोल्यूशन की तरफ। इवोल्यूशन से 3 क्वेश्चन वही, तो इस बार डायरेक्ट नहीं पूछ करके इस बार जो क्वेश्चन पूछा कि नीचे दिए गए में से कौन एनालॉगस, यानी एनालॉगस समझ था, लेकिन एनालॉगस नहीं लिख करके लिखा कि किस ऑर्गन का संबंध मतलब कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन से नहीं है। नीचे दिए गए में से किस ऑर्गन का रिलेशन कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन से नहीं है, तो ऐसा आपको मानना था। तो मेरे प्यारे बच्चों, किससे नहीं था, तो उसमें आपका शुरू में ही था लिम्ब, लिम्ब वाला जितना था आप पढ़े भी थे ना कि ह्यूमन का अपर लिम्ब, चीता का 4 लिम्ब, व्हेल का फिलिपर्स लाइक दैट, और बैट का लिम्ब 4 लिम्ब। तो वो सब बोला उसी टाइप से क्वेश्चन सेट किया गया था एक, और बाकी जितना भी था। तो सवाल यहां से था जो आप लोगों को क्लास में सिखाते थे कि एसी में बैठकर एचडी सिनेमा देखना। आप लोग को ट्रिक बताते थे हम लोग, एसी में बैठ करके एचडी सिनेमा देखना है। तो सवाल यहीं से बना आपका। तो एच मने होता है होमोलोगस, और होमोलोगस का संबंध कहां है, डी मने डाइवर्जेंट से। लेकिन आज पूछ दिया कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का सी का संबंध किससे, ए से, एनालॉगस से। तो अगर कन्वर्जेंट पूछा है तो एनालॉगस पूछा है, और एनालॉगस पूछा है तो सब आपको सब कुछ याद ही है, जो एनसीईआरटी में दिया है वो तो आपको सबको याद ही है, और उससे वहां पर आप फट से बना लेते। तो प्यारे इस प्रकार से, और इवोल्यूशन पर एक था मानव का। अब मानव में हम आपको कैसे रटवाए थे कि पहले ड्रायोपिथिकस, डॉक्टर रामा ऑस्ट्रेलिया से होम हॉबी लेके आए, होम पर इरेक्ट होकर के नींद लिए, आंखें खुली तो मॉडर्न गाँव था, ये आपका न्यूमोनिक हम आपको बताए थे। तो माय डियर इसमें क्या था कि एक एक बीच में मिसिंग कर दिया था, तो ऐसे ड्रायोपिथिकस नहीं दिया, रामापिथिकस से स्टार्ट किया। तो रामापिथिकस के बाद क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, वो भी गायब कर दिया। उसके बाद दिया होमो हैबिलिस, और उसके बाद सब कुछ दिया। होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस, सेपियंस यानी मॉडर्न मैन। तो उसमें आपको इवोल्यूशन से वहां पर एक क्वेश्चन आपको डाला था इवोल्यूशन से। तो माय डियर, तो इवोल्यूशन से सब मिला कितने क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस थे। एक तो एनालॉगस था, और एक इससे, और एक भी और भी क्वेश्चन था जो दिमाग से निकल चुका है। अब चलिए, अब इतना तेजी से बता रहा हूँ सारा पूरे 90 क्वेश्चन को, तो थोड़ा एक हाथ दिमाग निकल जाता है कौन था, याद आएगा तो बोल देंगे फटाफट। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, क्वेश्चन था मलेरिया से, है ना, वो डायरेक्ट मलेरिया से सवाल था, और उसके फेज पर ध्यान देना था कि पहले मच्छर काटी, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो हमें बाइट करती है, कौन, इन्फेक्टेड। उसके लार्वा में क्या होता है, स्पोरोजोइट, वो हमारे कहा गया सबसे पहले, वो गया ब्लड सर्कुलेशन में। उसके बाद वहां से दौड़ते दौड़ते कहा गया पहले लीवर में, फिर लीवर में क्या किया, अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा किया, लीवर का सेल फट गया, और वहां से उसके बाद कहा जाता है पुनः ब्लड सर्कुलेशन में और जाता है आरबीसी के पास, फिर आरबीसी में अपना साइकिल पूरा किया, और उसके बाद क्या करता है, फिर आरबीसी में क्या बनाता है, मेल गेमिटोसाइट और फीमेल गेमिटोसाइट। उसके बाद वो कहा जाता है तो मच्छर के पेट में, फिर ऐसे करके पूरी साइकिल पूरा करता है। तो वहां पर एक सवाल था वहां से, ठीक है। एक सवाल और था ह्यूमन हेल्थ डिजीज से, जो दिमाग से स्किप कर रहा है। अब आगे चलते हैं, माइक्रोस इन ह्यूमन वेलफेयर। यहां से जैसा क्वेश्चन 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर से एक भी क्वेश्चन 2024 में नहीं आया था, ठीक है। 25 में आया था एक क्वेश्चन, और इस साल 2 क्वेश्चन आया है। कौन कौन था, एक वही मैचिंग वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल विद्यार्थी को, हर टीचर, जितने भी बायो के टीचर होंगे वो हर क्लास में जरूर पक्का बताते होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, छोड़ना मत। क्या क्या, जैसे मैं बोलता हूँ 3 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स पक्का याद कीजिए, क्या क्या, साइक्लोस्पोरिन ए, है ना, स्टैटिन का क्या काम है, उसके बाद कुछ एंजाइम्स है जिसमें स्टेप्टोकाइनेज का क्या काम है, लाइपेज का क्या काम है, प्रोटीएज और पेक्टिनेज का क्या काम है। उसके बाद 4 ऑर्गेनिक एसिड था, कौन कौन ऑर्गेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड है, लैक्टिक एसिड कहाँ कहाँ से निकलता है। ये जो 3 चार्ट है ये बहुत बेहतरीन चार्ट है, और यहां से क्वेश्चन आना ही होता है। 2024 में कैसे नहीं पूछा गया, ये मुझे बहुत आश्चर्य लगा, शॉकिंग था मेरे लिए कि एक भी क्वेश्चन नहीं था यहां से। और यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, जैसे यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, जैसे प्लास्टिसिटी भी लगभग क्वेश्चन फिक्स है, उसी तरह एक क्वेश्चन कहां से फिक्स है, तो बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर में देखिएगा 2 चार्ट है। एक चार्ट का नाम है सेकेंडरी मेटाबोलाइट का, एक चार्ट बनाया है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कोई एल्केलॉइड्स है, कोई पिगमेंट है, कोई ड्रग्स है, कोई पॉलीमेरिक सब्सटेंस है,
कोई वेजिटेबल बन, ऐसे करके हमारे एक चार्ट बना हुआ, वहां से फिक्स है क्वेश्चन मिलाने वाला मैचिंग टाइप आना ही है। और एक क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम ऑफ प्रोटीन एंड देयर फंक्शंस। जैसे मान लो ग्लूटाथोन का क्या काम है, ट्रिप्सिन का क्या काम है, इंसुलिन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, कोलाजेन क्या है, वहां से एक क्वेश्चन रहना ही है और रहता ही है। इस बार भी आया मिलाने वाला। अब देखिएगा एनसीईआरटी के इस 2 पेज में एक और चार्ट है, अगले साल 2027 के लिए मैं आपको फिक्स कर दिया। 2027 में एनटीए जिसको क्वेश्चन बनाने देगी, वो टीचर अगर 2026 का सवाल देखेगा तो पक्का ये क्वेश्चन सेट करेगा क्या, कि इस बार इस चार्ट को उठाया जाए कि एक सेल में कितने कितने कंपोजिशन वाइज पानी कितना होता है, प्रोटीन कितने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने होते हैं, लिपिड कितने होते हैं, और उसमें आयंस कितने होते हैं, ये सब आप देखिएगा, वो क्वेश्चन सेट करेगा। आयंस 1%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, लाइक दैट। और ये प्रोटीन 15% लगभग होता है और सबसे अधिक पानी होता है। ठीक है, तो प्यारे ये क्वेश्चन पक्का आने का संभावना है, 2027 नीट की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलता हूँ। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में मैंने बोला एक क्वेश्चन वहां से था, कौन, वही सबको आपको मैचिंग करना था। और एक क्वेश्चन आया स्विस चीज का क्या पहचान है, बड़े बड़े होल्स होते हैं। हमने आपको 2 तरह का पनीर आपके एनसीईआरटी में दिया है, और इसे हम 3 तरह का पनीर यानी चीज बताते हैं, बट 2 तरह का एनसीईआरटी है। एक रॉकी 40 चीज, और रॉकी 40 चीज का क्या है, पेनिसिलियम रॉकी 40 रैपेनिंग एजेंट। और एक है स्विस चीज जिसका रैपेनिंग एजेंट कौन है, प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मेराई जो बैक्टीरिया है। और स्विस चीज का क्या पहचान है, होल है। तो क्वेश्चन पूछा ये होल क्यों हुआ, तो उसमें आपको पूरा बताना था। रैपेनिक एजेंट का नाम के साथ साथ कि CO2 बनता है फर्मेंटेशन से, और इसी CO2 से क्या बनता है, होल्स। तो एक यहाँ से क्वेश्चन था, तो मिला जुला कि यही 2 क्वेश्चन था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से। अगला है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस पर। एक इसमें कितने 6 क्वेश्चन आया, ओ माय गॉड। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एवोल्यूशन 7 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन। तभी तो आज 45 का वेटेज दे दिया, लगभग दोनों बराबर कर दिया 11th 12th को। इस चैप्टर से 6 क्वेश्चन, सोचिए ना, एप्लीकेशन से 2 क्वेश्चन है, एप्लीकेशन से 2 क्वेश्चन है, और इससे 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में कौन कौन था, 1-2 क्वेश्चन के बारे में बातचीत किया जाए। एक क्वेश्चन था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या काम है, वो कहाँ रहता है, बैक्टीरिया को क्यों दिया गया, ई कोलाई क्या बैक्टीरिया उसको क्यों दिया गया, क्योंकि उस पर आए दिन हमला कौन करते हैं, बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज के डीएनए से वो परेशान होता है। तो जब वो तपस्या किया, भगवान का तपस्या किया, भगवान ने बोला तथास्तु, जाओ बैक्टीरिया जाओ, आज के बाद तुझे जल्दी वायरस तबाह नहीं करेगा, बदमाशी नहीं करेगा, क्योंकि तेरे अंदर क्या डाल रहा हूँ, आरी। जैसे ही वायरस का डीएनए आएगा, बैक्टीरियोफाज का डीएनए आएगा, तो अपने आरी से उसको तहस नहस कर देना, काट देना। इसके लिए बैक्टीरिया को दिया गया था आरी। तो उसी पर सवाल है, ये आरी कहाँ कट करता है, क्या सिर्फ लिखा है इट कट्स एट इट्स रिकॉग्निशन साइट, जो उसका रिकॉग्निशन साइट होता है RS, उस कैसा होता है, पैलिंड्रोमिक, जानते ही हो। और पैलिंड्रोमिक में लिखा होता सिर्फ सेंटर में ही काटता है, ऐसी बात नहीं है, कोई सेंटर पे भी काटता है, कोई अवे फ्रॉम द सेंटर भी काटता है। अगर सेंटर पे काटेगा तो ब्लंट इंड बनेगा, और अवे फ्रॉम द सेंटर पे काटेगा तो स्टिकी इंड बनेगा, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। तो माय डियर वो लिखता है ओनली। उसके बाद था ये कि सिर्फ निकोटाइड को काट के कहां से निकालेगा, छोड़ से, यानी एंड से नहीं भैया, जो एंड से काटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज। ये तो एंडोन्यूक्लियेज है, ये एंड को छोड़कर कहीं बीच में कहीं भी कट लगा देगा। और उसका भी स्पेशल टाइप है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जहां वो वहीं पर कट करेगा जहां पैलिंड्रोमिक होगा। सबका अपना अपना होता है, और आज तक 900 से भी 900 से भी अधिक आरी का खोज हो चुका है। और ये सब कहां से निकालते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, खास करके बैक्टीरिया के बॉडी से हम निकालते हैं। तो माय डियर, तो उससे आरी से एक सवाल था। उसके बाद सवाल और भी था, आरी के बाद था एक था मिलाने वाला कि एग्रोबैक्टीरियम, उसके बाद TI प्लाज्मीड एग्रोबैक्टीरियम, ऐसे करके मिलाना था। उसके बाद जैसे मान लो अगर BT कॉटन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो BT कॉटन क्या हो गया, तो वो GMO हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या क्रॉप कहते हैं। तो उस तरह से वहाँ पूरा मैचिंग करने वाला था, वहाँ बड़ा आराम से आप मैचिंग कर सकते थे। और बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस में और भी था कि एक जो आप लोग को पढ़ाए थे PBR 322, कि PBR 322 को कितने अच्छे ढंग से रटवाए थे, ऐसे करके PBR 322 में ऐसे करके बताए थे। यहाँ पर क्या है, टेट्राआर्जिन, ये टेट्राआर्जिन, ये क्या है, एम्पार्जिन। और टेट्राआर्जिन में क्या होता है, यहाँ क्या होता है, साल,
साल 1 और BAM1, BAM1 या BAM, यहाँ पर क्या होता है PUST1 और PBU1, यहाँ पर क्या था रॉप जिन में क्या था PBU2, और यहाँ पर क्या था देखिए तो ये था HIND3 और CLA कला1, और यहाँ था ECOR1, ऐसे करके सब था, ये सब आपको रटवाए थे। उसमें क्वेश्चन ये था कि अगर इस PBR 322 ये जो आर्टिफिशियल वेक्टर है जिसको बॉलीवर और रोड्रिगेज ने बनाया था, ये कोडिंग है 322 325 भी आया है मार्केट में, 327 भी मार्केट में, बट 322 की बात करता हूं। इसमें कहा गया कि BAM1 का कौन आया, ये आया रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम आया, इसको कट कर दिया, कट करके और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहीं पर डाल दिया। जैसे इसको कट करोगे, कट किया और जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दिया तो क्या बन गया आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जैसे ही ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, आपने कट यहां लगाया और आपने टेट आर्जिन में जो जीन टेट्रासाइक्लिन से आपको रेसिस्टेंट बना रहा था बैक्टीरिया को, आपने वहीं पर कट लगा दिया। तो और जिस जीन में आप कट लगाओगे ना, वो जीन क्या होता है इनएक्टिवेट हो जाता है। तो वहीं पर कहा गया कि कौन जीन इनएक्टिवेट हो जाता है, तो वही टेट्रासाइक्लिन वाला जीन क्या होगा इनएक्टिवेट, क्योंकि आपने वहीं पर कट करके क्या डाला था, वो इंटरेस्ट ऑफ जीन जो था वो डाल दिया था। इस पर एक सवाल था और भी सारे क्वेश्चन थे जो मुझे अभी याद जस्ट नहीं आ रहा है, उसको अब क्वेश्चन निकालूंगा तो मुझे फट 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 सब क्वेश्चन याद आ जाएगा, इसीलिए बस। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन थे जो सॉरी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस से बहुत सारे क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, जिसमें 2-3 क्वेश्चन जस्ट मुझे रिमाइंड हो चुका, तो मैं आपको बोला याद आएगा फिर बोलूंगा। फिलहाल चलता हूँ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और इससे 2 क्वेश्चन था एप्लीकेशन से। एक वही जो बहुत भयानक क्वेश्चन है, जो क्लास में हम कहने से कभी नहीं चूकते हैं कि जिसने क्राइजीन CRY जीन नहीं रटा, क्राई1A, क्राई1AB, क्राई1AC, क्राई2AB जो नहीं रटा, वहां पर 3, वहां पर जो एक लाइन लिखा हुआ है वहां पर 3 के बारे में दिया, क्राई1AC और क्राई2AB अगर ये डालते हैं तो उसमें क्या होगा, उससे क्या होगा कि जो कॉटन में जो बॉलवर्म हमला करता है वो हमला नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। और क्राई1AB डालते हैं तो क्या हुआ, कॉर्न बोरर, अब कॉर्न बोरर हमला नहीं कर पाएगा, जो कॉर्न में जो मक्के के अनाज में जो छिद्र करता है अब वो नहीं आ पाएगा। और वो क्या था क्राई1AC और क्राई2AB, अगर वो जीन डालते हैं बीजों में, तो अब उस बीज से जो प्लांट बनेगा उस पर खास करके कॉटन की बात करता हूं तो बॉल वर्म हमला नहीं करेगा। तो ये आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, उसको कभी भी हम नहीं रटा या बच्चों को बोलता नहीं रटो, ऐसा हो नहीं सकता, कभी नहीं बोलते हैं। और एक क्वेश्चन था ट्रांसजेनिक एनिमल का क्या यूज है। ट्रांसजेनिक एनिमल किसे कहते हैं, ऐसा एनिमल जिसके जीन के साथ हमने कुछ खिलवाड़ किया, कुछ हमने जीन के साथ कुछ चेंज किया, उसके साथ है ना मॉडिफाई किया। तो उस ट्रांसजेनिक एनिमल से बोला कि ट्रांसजेनिक एनिमल से अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन बनाया गया, और वो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन को तो कितनी बार हटाया हूं, उसका यूज क्या होता है एम्फाइसेमा में। एम्फाइसेमा क्या, सिगरेट पीने से जो बीमारी, यूजुअली सिगरेट पीने से बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है, ये आपका रिस्पिरेटरी चैप्टर में भी है, क्या होता है 2 अल्वियोलाई के बीच का जो वॉल होता है, वो वॉल क्या होता है टूट जाता है, ऐसे रिस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम जाता है। तो उस बीमारी के इलाज में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का इलाज करते हैं। वही क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांसजेनिक एनिमल से अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो बनाते हैं उसका यूज किस बीमारी को इलाज में बनाते, वही सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह सब कुछ था। आपको आंसर क्या मारना था, एम्फाइसेमा मारना था। तो उस पर ये, तो यही 2 क्वेश्चन यहां से था, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन था, जो अभी मैंने एक बोला ये। चलिए अगला, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से इंटरेक्शन पर सवाल था कि पैरासिटिज्म का क्या डेफिनेशन है, कमेंसलिज्म का, ये तो इतना रटवाए थे कि कमेंसलिज्म 2 स्पीशीज के बीच का ऐसा संबंध जहां पर एक को लाभ मिले पॉजिटिव और एक को ना तो लाभ ना हानि, जीरो। एमेंसलिज्म क्वेश्चन आया था एमेंसलिज्म पर भी कि 2 स्पीशीज के बीच का ऐसा रिलेशनशिप जहां पर एक को क्या मिले हानि माइनस, और एक को ना तो लाभ ना ही हानि, यानी अनअफेक्टेड, वर्ड लिखा था अनअफेक्टेड। और मैंने बोला था
कंपटीशन में दोनों को हानि, माइनस माइनस। और जहां तक सवाल है प्रीडेशन और पैरासिटिज्म, इस दोनों में क्या, एक को प्लस एक को माइनस, यानी एक को लाभ एक को हानि। आज उसी पर सवाल था, उसमें आपको मिस करना ही नहीं था, सबको आता है, कभी मिस नहीं कर सकते हैं। तो माय डियर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 3 सवाल था, और भी कुछ सवाल होंगे। जो एक था आई थिंक ग्राफ प्लस आई थिंक था, ठीक है, हाँ याद आ गया, वो जो ग्राफ जो आपको देखते हो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, और एक आप जानते हो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। 2 तरह के दिए गए थे। पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है उसका 2 मॉडल प्रस्तुत किया गया, एक दिया था एक्सपोनेंशियल मॉडल और एक था लॉजिस्टिक। सबसे अच्छा कौन था, लॉजिस्टिक। ये रियल मॉडल है, वो आइडियल है, और आइडियल कोई चीज होता नहीं है, और ये रियल है, ये रियलिस्टिक है। ये सिग्मॉइड होता है, वो कैसा होता है, जे के आकार का सिग्मॉइड, ठीक है, वो जे के आकार का, ये सिग्मॉइड। तो सिग्मॉइड लॉजिस्टिक कर्व है ये, क्योंकि कोई भी इकोसिस्टम जो है कोई अनलिमिटेड लिविंग बींग्स को कैरी नहीं कर सकता, उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है कि हम इतना के बाद संख्या बढ़ाइएगा तो उसको मरना होगा, इससे इतना ही लिविंग बींग्स को हम खाना खिला सकते हैं। तो वहां पर कैरिंग कैपेसिटी के का कॉन्सेप्ट आता है। तो के, इसीलिए dn बटा dt बराबर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या होगा, dn बाई dt बराबर rn, और वो आप जानते ही हो b माइनस डी होता है, और ब्रैकेट में k माइनस n बटा k। ये आपको आंसर मानना था। कुछ लोग कंफ्यूज कर गए कुछ। तो ये सब तो जिस वक्त जब हम आप लोग को बायोलॉजी दोहरा रहे थे, काफी रैपिड फायर राउंड कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसको मिस मत करना, है ना। अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट जो ग्राफ है उसको कभी मिस मत करना, ये सब हम आपको बता गए थे। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से एक और क्वेश्चन था लास्ट में, इंटरेक्शंस में सेक्सुअल डिसिट कहां मिलता है। डिसिट कहे तो छल, सेक्सुअली छल होता है, मतलब क्या, स्यूडो कॉपुलेशन, जो कि आपने देखा ओफरिस और बम्बल बी में। तो वो भी क्वेश्चन था, यहाँ से डाटा आपका एनसीईआरटी सब कुछ था। अब चलते हैं इकोसिस्टम की बात करते हैं। इकोसिस्टम से कितना क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन था। एक था डिकम्पोजिशन से आपको मिलाना था, डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल को सिंपल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना एक था। डेट्रिटस क्या होता है, प्लांट डेड रिमेन्स, एनिमल रिमेन्स, जितना भी मरा हुआ चीज होता है वो सब क्या होता है, डेट्रिटस होता है। उसके बाद ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, ह्यूमस बनना, है ना। अगर डिकम्पोजिशन जब प्रोसेस समाप्त होता है तो क्या बनता है, ह्यूमस। और ह्यूमस में क्या होता है, ब्लैक एमॉर्फस सब्सटेंस होता है जो हाईली रेसिस्टेंट होता है क्या, माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए वो था। और एक होता है मिनरलाइजेशन, कि अल्टीमेटली क्या होता है, मिनरल्स को रिलीज कर देना, मिनरल्स को रिलीज करके मिट्टी में डाल देना, ये होता है मिनरलाइजेशन। तो माय डियर उसी पर था ये मिलाने वाला। और एक था प्रोडक्टिविटी, एक होता है प्रोडक्टिविटी क्या होता है, फिर प्रोडक्टिविटी 2 प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, एक ग्रॉस और एक एनपीपी। तो जीपीपी और एनपीपी बड़ा आसान था, एकदम मार देना था उसको, कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जो जितने कंज्यूमर हैं दुनिया में 2 ही प्रकार की चीज मिलाजुला कहा जाए तो, प्रोड्यूसर कंज्यूमर। खैर बाद में हम जानते हैं कि डिकम्पोजर भी है, बट प्लांट क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, वही तो पैदा करता है, बाकी हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम लोग कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर के द्वारा जो बायोमास बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। और जो प्रोड्यूसर के द्वारा, प्लांट के द्वारा जो बायोमास बनता है टोटल, उसको जीपीपी कहते हैं। और जीपीपी जितना अपने बनाता है उसमें कुछ खा भी लेता है ना, लॉस, उसको एनपीपी बोलते हैं। तो उसी पर क्वेश्चन था, उसको आपको बनाना था। तो इस प्रकार से इकोसिस्टम से 3 सवाल था। एक सवाल और था जो दिमाग से स्किप कर रहा है, चलिए इकोसिस्टम। अब चलते बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन तो कमाल ही कर दिया, कमाल करके रख दिया। 5 क्वेश्चन इस पर था। एक वही कि जब हम लास्ट 12वीं का जब ये चैप्टर रिवाइज कर रहे थे तो मैं बोला बेटा भूलना मत, इन सीटू और एक्सीटू का एग्जाम्पल मत भूलना। 2 प्रकार के कंजर्वेशन होते हैं, इन सीटू यानी ऑन साइट कंजर्वेशन, एक्सीटू ऑफ साइट कंजर्वेशन। इन सीटू जो जहां है वहीं कंजर्व कर दो, एक्सीटू वहां से लेके जाओ और ह्यूमन केयर में मिलता जुलता जगह प्रोवाइड करो और इंसान वहां केयर देगा वहां रखो। तो सब रटवाए थे और बोले थे एक में कि सीड बैंक क्या है, इंसान बनाया। जीन बैंक कौन है, इंसान बनाया। बोटेनिकल गार्डन, जहां गार्डन लग गया इंसान बनाया, जहां पार्क लग गया इंसान बनाया। और मैंने बोला था एक में कंफ्यूजन होगा आप लोग को क्या, तो एक जगह था
XC2 में क्या था कि वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, और एक था इन-सिटू में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोले यहां पर कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो मैंने कंफ्यूजन दूर किया था, भैया सफारी पार्क, एक पार्क लगा हुआ, एक सफारी वर्ल्ड है, तो सफारी जो गाड़ी है वो इंसान बनाया है, और जहां इंसान बना देता है वो XC2 हो जाता है ना, XC2 हो जाता है। तो ऐसे करके हमने बताया था ट्रिक, और देखो वही क्वेश्चन आ भी गया, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क भी था, वो सारा क्वेश्चन आ गया। तो माय डियर, तो इस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन था। एक था वही कि अमेजोन की घाटी आज क्यों सिमट रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आज अमेजोन की घाटी जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, जो पूरे ऑक्सीजन का 20% पार्ट वही देता है, और आज वो सिमट करके पूरा, पहले मतलब कितना सिमट गया वो। तो प्यारे, उस पर एक सवाल था कि क्यों घटता जा रहा है, क्योंकि वहां पर सोयाबीन की खेती करने के लिए आपको बताया थे, वहां पर चारागाह बनाने के लिए सब चीज था, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से कि सी स्टीलर्स काउ क्यों दुनिया से गायब हो गया, पैसेंजर पिजन दुनिया से क्यों गायब हो रहा है, तो आप लोग को बताए हुए थे क्या क्वेश्चन, तो ये था ओवर एक्सप्लॉयटेशन से। और एक क्वेश्चन जो था बायोडाइवर्सिटी से वो मैं बोल देता हूँ, द एविल क्वार्टेट, और जो इस बार जो 12वीं के बोर्ड का एग्जाम हुआ था इस बार, उसमें मैंने एक क्वेश्चन सेट किया, गेस क्वेश्चन के रूप में मैंने सेट किया था द एविल क्वार्टेट, जो आज तक कभी नहीं पूछा है, जो आज तक कभी नहीं पूछा है 12वीं की बोर्ड में, आज तक द एविल क्वार्टेट कभी नहीं पूछा है। मैं बता रहा हूं जो 2026 में पूछा, मैंने गेस क्वेश्चन के रूप में सेट किया कि इस बार ये क्वेश्चन आना चाहिए, और वो क्वेश्चन आया भी, और आज वही एविल क्वार्टेट के रूप में इस बार नीट में भी आ गया। तो एविल क्वार्टेट बड़ा आसान है, वो 4 बुराइयां क्या है, वो 4 कारण क्या है जिसके कारण आज दुनिया से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। मैंने बताया भी था, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा क्या है जो एलियन स्पीशीज का इन्वेजन करता है, और चौथा क्या था को एक्सटेंशन। 4 कारण था, उसमें से आपको ढूंढना था, बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से भी 5 सवाल देकर के चौंका दिया और मजा ला दिया, ठीक है, पूरा अच्छा लगा। तो प्यारे, इस प्रकार से कुछ खट्टा और कुछ मीठा जो भी एहसास रहा हो सारे बच्चों के साथ, वो एग्जाम तो खत्म हो गए। अब जहाँ तक सवाल है, सब लोग अपने अपने अंदाज से क्या देते रहते हैं कि इस बार का कितना कट ऑफ जाएगा, सब लोग कट ऑफ बोलते हैं कुछ और, फिर बाद में अपना फिर नया रिकॉर्डिंग, फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, देखो देखो हमने जो बोला ऐसा नहीं होगा, अब कुछ थोड़ा नीचे जा रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है। तो भाई मेरा ऐसा कोई खास आइडिया नहीं है कितना जाएगा, लेकिन फिर भी एक बनता है, सबसे सुनने के बाद देखने के बाद थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि 590 से लेकर 605 तक जो लास्ट जो कट ऑफ है ये रहना चाहिए। बाकी देखिए क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों के मुंह से सुने क्वेश्चन तो आसान है, फिजिक्स का क्वेश्चन भी बहुत आसान, एक नजरों में कितना बना दिया हमने, कितना बना दिया, क्योंकि भैया फिजिक्स से आप लोगों को बहुत मोहब्बत है, नो डाउट बहुत मोहब्बत है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक नजरों में बहुत क्वेश्चन बन गया, बहुत सारे नजरों में। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि फिजिक्स तो बहुत क्वेश्चन बन गया, पिछले साल पिछले टफ ही नहीं, बहुत टफ था। तो केमिस्ट्री का मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं देखा, केमिस्ट्री मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं देखा, कैसा क्वेश्चन था। लेकिन जो बच्चे कहते हैं कि सब सर बनने लायक था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बनाया, अच्छा बनाया। तो इस प्रकार से मिला जुला के सारी चीजों को देखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि मिला जुला के कहा जाए कि 590 से लेकर 605, और थोड़ा भाई जाते जाते बोल देंगे कि प्लस माइनस 7 नंबर दाएं बाएं हो सकता है, 590 से 5-7 नंबर नीचे भी चला जाए, हो सकता है 605 से 7 नंबर एक्स्ट्रा हो जाए, है ना, 612 भी हो जाए। तो यही बीच पे राउंड रहेगा। बाकी आप जानते हो कि अंदाजा तो, अरे अंदाजा अंदाजा है, वो तो फेल होता ही है, अंदाज अंदाज है, गेस गेस है, गेस इज गेस, सो गेस 100% नहीं हो सकता, वो तो फिसलेगा ही। सो प्लीज, so this is all about the analysis of the biology question of NEET 2026. थैंक यू वेरी मच। और फिर हम लोग मिलेंगे अब नीट का एक नए सेशन में, जो मैं 10 मई 2026 से मैं नीट का एक नया बैच, 10 तो एक्चुअली 10 रविवार पड़ता है, तो 11 तारीख मंडे पड़ता है, तो 11 तारीख से हम लोग क्या करें, 11 मई से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू बैच नीट का, और उसमें आपका मोस्ट वेलकम है। आइए, हमारे सारे फैकल्टीज, हम लोग डॉक्टर हैं, जितने सारे डॉक्टर हैं सारे फैकल्टीज हम लोग हैं, और सब मिल के आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपको पारंगत करेंगे। सो यू आर मोस्ट वेलकम। आइए, और
जैसा कि हम लोग पढ़ाने का स्टाइल भी चेंज कर दिए, 3-4 साल से क्या है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। तो हमने बोला भाई एनसीईआरटी किताब को ही अपना बुक बना लो, ये सॉरी अपना नोट्स बना लो, किताबें निकालो, एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन समझो, क्लास में रट्टा मारना रट्टा मारो, पहले समझो रट्टा मारो, और उसी के अगल बगल कुछ ऐड करना लिखना तो लिखो, वही तेरा, क्योंकि वही तेरा क्या है नोट्स है, उसको लव करो, 10 बार 20 बार पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन सेंटेंस कहाँ कराता है एनसीईआरटी का। तो काहे को अलग से नोट्स बनाने का, काहे को कॉपी पे लिखाने का, कॉपी पे लिखाऊंगा लैंग्वेज चेंज। तो एनसीईआरटी 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 फुल्ली, मैं कहता हूं कि हो सके तो बायोलॉजी एनसीईआरटी तो पढ़ना है ही पूरा, फुल स्टॉप कॉमा, केमिस्ट्री भी फुल स्टॉप कॉमा, फिजिकल, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब कुछ बोल रहा हूँ, सिर्फ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नहीं बोल रहा हूँ, तीनों चीज बोल रहा हूँ। और हो सके तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू पीपल कि आप फिजिक्स भी अपने टीचर के नोट्स के साथ साथ, टीचर का नोट हमेशा अच्छा होता है, टीचर के नोट्स के साथ साथ आप एनसीईआरटी फिजिक्स भी फॉलो करें, तीनों एनसीईआरटी आंख बंद कर लो। वैसे इसके बारे में कहा जाता है कि आप कहीं से पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी वर्मा उठा लो, कुछ भी उठा लो, उसमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए, प्रैक्टिस मांगता है उसमें, क्वेश्चन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस खूब कीजिए। फिजिक्स कहता है मेरे साथ खेलो, फिजिक्स कहता है पर डे मेरे साथ खेलो, तो मैं तेरे क्या बोलता है, मैं तेरे मिशन को बहुत जल्दी प्राप्त करवा दूंगा, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ। तो फिजिक्स के साथ खेलना, पर डे खेलना, आज 15 क्वेश्चन बनाए तो कल 20 क्वेश्चन बनाइए, टाइप वैरायटी वैरायटी बनाइए। लेकिन मेरा कहना है कि एक बार एनसीईआरटी फिजिक्स को पलट कर देखो, एनसीईआरटी फिजिक्स में इतनी ताकत है दादा, इतनी ताकत है दादा, उसका हल्का फल्का लैंग्वेज चेंज करके आईआईटी में क्वेश्चन आता है। कहाँ हो आप, आईआईटी में क्वेश्चन आता है, जिस आईआईटी को लोग कहते हैं कि बड़ा टफ होता है, ऐसा क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन आता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसलिए बेटर यू गो थ्रू द एनसीईआरटी फिजिक्स, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो है ही। अल्टीमेटली मैं सबसे कहता हूँ 4 एनसीईआरटी फिजिक्स, 4 एनसीईआरटी केमिस्ट्री और 2 एनसीईआरटी बायो, 10 10 10 ये आपके टेबल पर रहना चाहिए, और पलटते रहिए। अरे यार जल्दी जल्दी खत्म कर लो उसको, और रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। एनसीईआरटी, सोते जगते एनसीईआरटी, मम्मी एनसीईआरटी, पापा एनसीईआरटी, दीदी एनसीईआरटी, सोते एनसीईआरटी, जगते एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। फिर देखो आपका लाइफ कैसे आपका बनता है, आपकी मिशन कैसे आपके पांव छूबेगी। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय।